हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपी सेड्डा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट जो है वन गो में कंप्लीट करेंगे। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रॉम एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो 1498 में पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ये हुई और कोचीन में उन्होंने कोचीन और गोवा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। लोधीस थे उस समय इंडियन रूलर्स। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और मद्रास कलकत्ता बॉम्बे में स्टार्ट किया। और उसी समय 2 साल बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी पुलिकट और नागापट्टनम में, और ये दोनों जो है अकबर के रेजिम में आए। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिरमपुर में जहांगीर के शासनकाल में आए, और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में आई पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश किया औरंगजेब के पीरियड में। लेटर मुगल्स का जो टाइमलाइन है तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, तो 1707 से 1712 तक बहादुर शाह 1 है। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह। 1760 से 1806 थे शाह आलम 2। 1837 से 1857 बहादुर शाह जफर। और रीजनल किंगडम की बात करें तो कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं मद्रास रीजन के। 1746 से 48 तक फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। 1749 में से 54 तक सेकंड। 1758 से 63 तक थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। और जो बंगाल जो है उस समय रिचेस्ट जो है रीजन था। 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान जो है इसे फाउंडर थे बंगाल के नवाब। 1740 से 1756 तक अली वर्दी खान। 1756 में सिराजुद्दौला। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। मैसूर की बात करें तो 1761 से 1782 तक हैदर अली जो है इसने इस्टेब्लिश किया था मैसूर स्टेट। और 1766 से 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, ब्रिटिश हार गए थे इसमें। 1780 से 1784 सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ और इसमें हैदर अली वॉज डिफीटेड, लेकिन उसका सन जो टीपू सुल्तान थी ही कंटिन्यूड द वॉर टिल 1782। फिर 1790 से 1792 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ और इसमें टीपू सुल्तान डिफीट हो गया था। 1799 से फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, इसमें अगेन टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड फिल्ड ऑल्सो। फिर मराठास जो है पावरफुल रीजनल पावर थी डेक्कन एरिया में। 1775 से 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ है, ब्रिटिश हार गए थे। 1813 से 1806 तक सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ है, मराठा वॉज डिफीटेड। 1817 से 18 तक थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। फिर पंजाब आता है 1792 से 1839 तक। महाराजा रणजीत सिंह जो है इनके फाउंडर थे सिख स्टेट ऑफ पंजाब के। 1845 से 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ है, सिख जो है वॉज डिफीटेड। 1848 से 49 में सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ है, इसमें पंजाब वॉज द नेक्स्ट। लोकल ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं। फिर ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 आता है। 1885 में फिर INC बना। 1885 से 1905 तक फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। 1905 से 1970 तक सेकंड फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जिसको एक्सट्रीमिस्ट फेज भी बोलते हैं। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ। 1905 से 8 तक स्वदेशी मूवमेंट चला। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 1906 में ही कलकत्ता सेशन ऑफ INC हुआ था। 1907 में सूरत सेशन हुआ, वहाँ पे सूरत स्प्लिट हो गया INC में। 1907 में हिंदू महासभा का फॉर्मेशन हुआ था। 1909 में अपना मॉन्टेमिडलो रिफॉर्म्स आए। गांधी ने स्टार्ट होता है अपना 1915 से 16 के बीच में, जो होम रूल मूवमेंट भी इसी समय स्टार्ट हुआ था। 1800 उसके पहले गांधी जी वहाँ पे थे साउथ अफ्रीका में, तो 1893 से 1914 तक साउथ अफ्रीका में गांधी ने रहा है। 1915 से 1948 तक इंडिया में है। 1915 में गांधी जी अराइव्ड इन बॉम्बे। 1917 में चंपारण कैंपेन स्टार्ट हुआ। 1918 में अहमदाबाद। 1919 में खेड़ा। 1918 में खेड़ा मूवमेंट। 1919 में रूलर सत्याग्रह हुआ। 1920-22 में नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। 1924 में बेलगाम सेशन हुआ। 1930 से 34 तक सिविल CDM चला था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। 40-41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। और तो ये गांधी जी के रिलेटेड इतना टाइमलाइन हो गया। और इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हुए इधर बीच, तो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट। 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। 1927 में 7 कमीशन।
1928 में नेहरू कमीशन रिपोर्ट, 1919 में लाहौर सेशन ऑफ INC बना, 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 1932 में कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट साइन हुआ, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1937 में 18 मंथ्स रूल्स ऑफ कांग्रेस चला, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया था, 1939 ऑनवर्ड्स कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था, 1940 में अगस्त ऑफर आया, 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, 42 में क्रिप्स मिशन आया, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1943 में गांधी जी का 21 डेज फास्ट चला था, 1944 में सीतानंदन दास जो है CR दास फार्मूला जो है CR फार्मूला आया, 1945 में वोवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस आया, 1945 में आईएन ट्रायल्स हुए थे, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग म्यूटिनी हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी, 1947 में इटली अनाउंसमेंट हुआ, माउंटबेटन प्लान आया और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिससे अपना 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। तो ये हम लोग कंप्लीट टाइमलाइन देख ली, अब एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ आर्यंस, तो जो है जो इंडिया का कॉन्टैक्ट था यूरोप से वो जो हुआ ये पहले से ही था थ्रू दी लैंड रूट ना, लेकिन जो है जो सी रूट जो है ये बाद में सी रूट के थ्रू कॉन्टैक्ट हुआ, और जो फर्स्ट थे जो अराइव किए थे इंडिया में सी रूट तो पुर्तगीज़ थे, फॉलोड बाई डच, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रेंच ना, ये सब ट्रेडिंग जो है ये सब किए स्टार्ट किए, एंड अराउंड 450 ईयर्स तक ना ये यूरोपियंस का इंडिया में इन्फ्लुएंस रहा, और इंडिया अंडरवेंट ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल कंजर्वेटिव and exclusive social system to the capitalistic progressive and inclusive social system during this period, और इसमें हमने ट्रांजिशन देखा इंडिया में मोनार्की टू डेमोक्रेसी। पुर्तगीज़ की सबसे बात करें तो they were desperate of adventure that led to the जो है foundation of modern world that promoted geographical discoveries in far-flung areas। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो ये वॉयजेस जाते थे उसका था टू फॉर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड ना विथ ईस्टर्न कंट्रीज। एक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर थे जो रूलर थे पुर्तगाल के, हु टुक द लीड अमंग द यूरोपियन नेशन एंड प्रमोटेड सी जो है फेयरिंग एक्टिविटीज़। और इन्हीं के समय एक जॉन टू करके एक सेलर थे नोन एज ना बोर्थोलोमेस डियाज ना, ये 1487 में ही क्रॉस दी केप ऑफ गुड होप ना, जो अफ्रीका का सदर्न जो है मोस्ट इधर है ना, केप ऑफ गुड होप। और अनदर सेलर थे वास्को डी गामा ना, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ किंग इमैनुअल ही स्टार्टेड हिज वॉयजेस टू इंडिया। और 1997 में ना ये रीच द कोस्ट ऑफ कालीकट, यहाँ पे कालीकट में आए केरला में, इन मई 1498 ना, यहाँ पे 1447 से शुरू किए थे, 1498 में यहाँ पे आए थे, 1497 सॉरी। और ही वॉज गिवन अ गुड रिसेप्शन बाय द लोकल जमूरियन रूलर्स ऑफ केरला उस समय, एंड वास्को डी गामा रिटर्न बैक टू द पुर्तगाल एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट विद द इंडियन ट्रेड। और उसके बाद वो दोबारा आए थे इंडिया 1501 में एंड रिटर्न टू बाई 1503। और बाय दिस टाइम पुर्तगीज स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग पोर्ट एट कालीकट, कोचीन एंड कन्नौर। फिर आता है रिजीम डीएल मीडिया का। डीएल मीडिया जो है पुर्तगाल गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेंड किया अपना फर्स्ट वायसराय डीएल मीडिया को इन इंडिया इन 1505 ना, जब ये ट्रेडिंग सेंटर बन गए थे उनके लिए। और जो एलमीडिया थे इनिशिएटेड ब्लू वाटर पॉलिसी ना, और कार्टरेज सिस्टम विच मीन एस्टेब्लिशिंग डोमिनेंस ऑफ पुर्तगीज इन द इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी रीजन, एंड ही वांटेड टू रिमूव अरब ट्रेडर्स टू द इंडियन सिनेरियो ताकि वो अपना मोनोपोली से ट्रेड कर सकें। फिर डीएल मीडिया के बाद आते हैं अलबुकरुक ना, ये नेक्स्ट वायसराय था पुर्तगीज़ का, और रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन ईस्ट, इसको अलबुकरुक को भी माना जाता है। गोवा को एनेक्स किया 1510 में, एंड ही कॉन्कोर्ड दी होमरूज ना, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, और डिफीट किया जो है अरेबियंस को इन दी गल्फ ऑफ एडन। दोनों यहाँ पे मोनोपोली बना लिए। फिर आफ्टर जो है कॉन्करिंग दी हॉर्मुज, द इन्फ्लुएंस ऑफ पुर्तगीज जो थे इंडिया में इंक्रीज हुआ और एज कम्पेयर टू अरब ट्रेडर्स, एंड ही ऑल्सो बिल्ड अ फोर्ट एट कोचीन ना विद द परमिशन ऑफ लोकल रूलर। फिर अलबुकरुक के बाद आता है दा कुन्हा। तो दा कुन्हा जो थे ये पुर्तगीज जो है नेक्स्ट वायसराय थे, और जो दीव और बसीन उस समय ऑब्टेन किए गए इन 1500
1534 और दमन इन जो है 1559। और जो इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज़ क्या रहा, तो वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट टू द इंडियन सोसाइटी इज ड्यू टू अराइवल ऑफ पोर्तुगीज़, प्रमोशन ऑफ क्रैश क्रॉप्स इन इंडिया में हुआ, लाइक कॉटन ना, स्पाइसेस में ब्लैक पेपर ना, और चिन्स, कैलिकोज, टोबैको, सिल्क, ये सारे जो है यहाँ पे उगने लगे। एंड ये ओवरऑल पोर्तुगीज़ जो थे, दे वर द फर्स्ट टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी ना, उसमें बाद में फ्रेंच ने लिया था, लेकिन पोर्तुगीज़ ने पहले ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी को। और हाउएवर ये जो पोर्तुगीज़ थे, ये अपना ना बहुत समय तक मेंटेन नहीं कर पाए थे डोमिनेशन इन इंडिया, बिकॉज दे फॉलोड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस ना, उसकी वजह से काफ़ी अनपॉपुलर हो गए थे। और देयर मर्चेंट एंजॉयड लेस पावर देन दी देयर जो है लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स, तो उसकी वजह से भी बाद में प्रॉब्लम हुई। तो ये सबसे पहले अराइव किए पोर्तुगीज़। उसके बाद जो अराइवल का और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सीक्वेंस अलग अलग है। लाइक अराइवल ऑफ यूरोपियंस का सीक्वेंस से पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर जो है डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी करें तो पोर्तुगीज़ के बाद तुरंत जो है अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ने बनाया, फिर डेन्स ने, फिर फ्रेंच ने। तो बेसिकली डच और इंग्लिश का थोड़ा आगे पीछे है। तो डच पहले आ गए थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिया था। नेक्स्ट आता है अपना जो है, जो डच आए थे, तो डच का ईस्ट इंडिया कंपनी देख लेते हैं। तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन 20 मार्च 1602 में। तो उधर जो है जो पोर्तुगीज़ ने ओवरऑल 1510 के आसपास जो है अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया था, और यहाँ पे ये 1602 में 20 मार्च 1602 में इस्टेब्लिश किया था अपना कंपनी का ट्रेड विथ मुगल इंडिया। एंड दे यूज मेजोरिटी जो उनका वो था ट्रेड था, दे वर मेजरली इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड। अपनी फैक्ट्री है ना और वेयर हाउसेस जो है इस्टेब्लिश किए थे कहाँ कहाँ, पुलिकट में, बॉम्बे, सूरत, आगरा, हरिहरपुर, पटना, डक्का, नागपट्टिनम, यहाँ जगह। बट दे फेस स्टिफ कंपटीशन विथ इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ ना, तीनों लोग उस समय तक आ गए थे। एंड डच हैड ट्रेड मोनोपोली इन दी इंडोनेशिया, तो वहाँ पे थे। एंड उसकी वजह से अपना इंडिया में जो कंपटीशन भी था, इंडोनेशिया में मोनोपोली था, ये अपना चले गए थे यहाँ छोड़ से वाइंड अप करके। हॉटमैन जो थे, ये ही वॉज द फर्स्ट डच टू अराइव इन इंडिया। फिर डच के बाद जो है ब्रिटिश और फ्रेंच तो हम लोग देखेंगे। डेनिश देख लेते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है फॉर्म हुई थी 1916 में बाय डेनमार्क। एंड दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग जो है आउटपोस्ट एट ट्रंकेबार एंड फ्रेडरिक नगर नियर सीरमपुर, वेस्ट बंगाल में। और सीरमपुर जो था इनके समय ही इट बिकेम दी हब ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज़। और एक डेनिश ऑफिसर थे विलियम रिवरेंट कैरी ना, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था प्रिंटिंग प्रेस ना। डेनिश ऑफिसर थे विलियम रिवर्ट कैरी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था प्रिंटिंग प्रेस एट सीरमपुर इन 1799 ना फॉर प्रिंटिंग बाइबल्स। एंड ही ऑल्सो इस्टेब्लिश सीरमपुर कॉलेज इन 1819 फॉर हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल। 1845 में डेनमार्क सीडेड सीरमपुर टू ब्रिटेन और अपना इंडिया से वाइंड अप कर लिया था। ये आता है अपना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 1599 में जो दी इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स था, ये इस्टेब्लिश हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। और 31 दिसंबर 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक रॉयल चार्टर दिया था 15 साल का टू मर्चेंट एडवेंचरर्स कि आप जाइए अपना जो है ट्रेडिंग वगैरह के लिए सी रूट से फेयर करिए। ओवर द पीरियड कंपनी वॉज रीनेम्ड विद, जो यही कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बना की तरह रीनेम कर दिया गया। जो सर विलियम हॉकिंस जो थे, ये फर्स्ट ब्रिटिश इनवॉय थे, लेड बाई हिम, अराइव्ड इन द मुगल जो है एम्परर जहांगीर कोर्ट इन 1508 ना। तो ये 1600 में बन गया था, तो इसीलिए तो ये डच से पहले बन गए थे। डच 1602 में आए थे और 1600 में इस्टेब्लिश हो गया। और जहांगीर कोर्ट में ये पहली बार अपीयर किए 1608 में। एंड जहांगीर गिव हिम ट्रेड कंसेशन, मोरओवर ही वाज आल्सो गिवन मनसब ना ऑफिसर स्टेटस। लेकिन बाद में प्रेशर ऑफ नोबल्स की वजह से ही विड्रॉ द कंसेशन। बट बाय द टाइम 1612 में जब दोबारा ब्रिटिशर्स आए और उस समय ट्रेड कंसेशन दिया था बाद में जहांगीर ने। और 1612 में ब्रिटिशर्स और जो है जब कंसेशन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन किया अपना वेयर हाउसेस का सूरत एंड मसूलीपट्टनम में वेयर हाउस बने थे। फिर सर थॉमस रो ना, ये आए 1615 में। एंड द ब्रिटिश इनवॉय लेट हिम विजिटेड द जहांगीर कोर्ट
and this time he granted more trading concession which led to the establishment of trading center at आगरा, अहमदनगर और भरूच ना। तो सूरत और मछलीपट्टनम में तो ब्रिटिश ये थे सर विलियम हॉकिंस यही बना दिए थे। सर थॉमस रो के समय आगरा, अहमदाबाद और भरूच में भी बना था। और अराउंड 1639 ब्रिटिश गॉट सम विलेजेस ऑन लीज अराउंड मद्रास एंड वेयर दे एस्टेब्लिश दी सेंट फोर्ट जॉर्ज ना। पहले बार मद्रास में पहला एक किला बना सेंट फोर्ट से। 1661 में देयर वर मैट्रिमोनियल अलायंस विद पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एंड प्रिंस चार्ल्स टू। और इसके वजह से एज ए डॉवरी जो है जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटिश कॉन को। तो जो पहले पोर्तुगीज़ के पास था बॉम्बे, उसके बाद ब्रिटिशर्स के पास आ गया। और 1668 में बॉम्बे वॉज गिवन टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 10 पाउंड्स ना, एज ए डॉवरी उसको दे दिए थे। बॉम्बे सून बिकम ट्रेडिंग हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स। और जो ब्रिटिश एंट्री टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली, चूँकि वेस्टर्न में बॉम्बे वगैरह ये सब था तो पहले यहाँ पे आए थे, बाद में इधर ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में थोड़ा सा बाद में आए थे। 1633 में देश क्रिएटेड अ ट्रेडिंग सेंटर एट हरिहरपुर उड़ीसा। यहाँ पे 1633 में हरिहरपुर में आया सबसे पहले। फिर 1698 में ब्रिटिश गॉट 3 विलेजेस ऑन द लीज, दैट इज गोविंदपुर, सुतानती और कालीकट्टा, ये 3 विलेजेस लिए थे। उसके बाद क्या है ये दे क्लब दिस विलेजेस एंड क्रिएटेड सेंट फोर्ट विलियम ना। यहाँ पे सेंट फोर्ट विलियम है 1659 में लगभग 60 साल बाद सेंट फोर्ट जॉर्ज के। और कलकत्ता में इन्होंने बनाया दे बिकम द मोस्ट पावरफुल ब्रिटिश सिटी इन इंडिया। सेंट फोर्ट विलियम कलकत्ता यहीं से, फिर बाद में इसकी कैपिटल भी बनी है। तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, लेकिन सबसे पहले मद्रास बना था 1687 क्योंकि वहाँ का सेंट फोर्ट जॉर्ज ना पहले से बना हुआ था। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये मद्रास का है। फिर इंग्लिश के बाद आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इट वाज दी लास्ट यूरोपियन जो है कंट्री टू अराइव, ये 1664 में आए थे इंडिया में। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये स्टेट कंट्रोल कंपनी थी। और जबकि जो इंग्लिश वालों का था ये प्राइवेट कंट्री थी। 1729 ऑनवर्ड्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कम्प्लीटली कंट्रोल बाई गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच। और जो फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने सूरत में क्रिएट किया था एट 1659। नेक्स्ट जो है अपना मसूलीपट्टनम में 1669 में, और पांडिचेरी में 1674 में, जो है चंद्रनगर में 1663 में, ये मेन फैक्ट्रीज थी इनकी। एंड सून आफ्टर दी अराइवल राइवलरी स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश और डच से। और विद द अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ना, ये 1714 के अराउंड आए थे। तो ये ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी पीक कर गई थी। और जो है फ्रेंच स्टार्टेड दी स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस इन दी इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट ना। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ना इन्होंने स्टार्ट किया इंटरफेरेंस करना एंड दे मास्टर्ड इट। ये आता है नेक्स्ट, ये हो गया एडवेंट ऑफ आर्यंस। बाकी हम लोग कार्नेटिक वॉर्स जो है वो भी डिटेल में इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है अपना लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स से आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था बिटवीन हिज सन्स। उसमें प्रिंस मुअज्जम थे, ही डिफीटेड एंड किल्ड हिज ब्रदर कम्बख्श एंड आजम खान एंड असेंडेड विद थ्रोन विद द टाइटल ऑफ बहादुर शाह फन। और इतना ओल्ड एज हो गए 65 ईयर्स में, तो ये राजा बने थे। और उनका अपना टेन्योर 1707 से 1712 है। एंड जब ये अपना असेंड की थ्रोन में ही वॉज ऑलरेडी एल्डरली ना 65 ईयर ओल्ड, तो बहुत ज़्यादा तक इन्होंने कुछ किया नहीं मेजरली। इनिशिएटिव कुछ थे लाइक जो औरंगजेब के नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ थी उसको रिवर्स किया था एंड टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया था टुवर्ड्स हिंदूज। उसमें कोई हिंदू टेम्पल डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुआ उनके टेन्योर में। एंड ही ऑल्सो रिलीज मराठा प्रिंस साहू ना, जो कि 1689 से औरंगजेब के समय से कैप्चर्ड थे। एंड ही मेड पीस विथ राजपूत, जाट एंड बुंदेलास। एंड ही ऑल्सो ऑफर्ड हाई मनसब स्टेटस टू सिख गुरु गोविंद सिंह ना। बट आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह ये सिख जो है अगेन रिवॉल्ट कर लिए थे अंडर लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। He was often termed as शाहे बेखबर ना, बिकॉज ही लेविशली ग्रांटेड जागीर और प्रमोशंस दे देता था ऐसे ही फर्जी की कुछ पता ही नहीं है ना, शाहे बेखबर बोलते थे। एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सन वर इन सच इंडिसेंट हैजार्ड ना, इनकी डेथ के बाद इतना ज़्यादा सक्सेशन और सक्सेशन हुआ कि इनकी बॉडी जो है 1 मंथ तक ऐसे अनबरीड ही छोड़ दिए थे। बाद में रफ़ीउद्दौला थे ना, राजीउद्दौला थे, ये सब जो है सक्सेशन बने वीक रूलर थे। दे बोथ डाइड क्विकली ड्यू टू डायरिया। स्ट्रक्चर्स क्या था मुगल कोड का उस समय,
तो जैसे किंग होते थे रूलर, उसके नीचे वजीर था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। फिर नोबलिटीज़ आती थी ना, उसमें मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स थे। इसमें दो टाइप के होते थे, एक जागीरदार होते थे, जमींदार होते थे। जो नोबलिटीज़ चार टाइप की होती थी बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, कहाँ से हैं। तो जो ईरान से बिलोंग करते थे पर्शियन नोबलिटी थी, और जो टर्की एरिया से बिलोंग करते थे तुर्रानी उनको बोलते थे, और अफगानिस्तान से बिलोंग करते जो दुर्रानी बोलते थे, इंडियन ओरिजिन के जो थे उनको हिंदुस्तानी बोलते थे। चार टाइप की नोबिलिटीज़ थी। और जहाँ जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मुग़ल रूलर बने ये जहेंद्र शाह थे 1712 से 1713 तक। ये पावर में आए थे विद द सपोर्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ दैट टाइम, जो कि जुल्फ़िकार खान थे, पर्शियन जो है ईरानी नोबलिटी थे। एंड ही वॉज जो है ये जो जहेंद्र शाह थे, he was fully indulged in the police's activities and administration was completely in hand of जुल्फ़िकार खान only। इनिशिएटिव क्या लिए गए थे इस दौरान, तो जिजिया टैक्स जो है अबॉलिश कर दिया गया था, और ये टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ द एम्पायर ही इनिशिएटेड इजारा सिस्टम स्टार्ट किया जहेंद्र शाह ने। अंडर दिस सिस्टम द टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी वाज गिवन टू द बिडिंग प्रोसेस, एंड जो हाईएस्ट बिडर था उसको दिया जाता था कॉन्ट्रैक्ट, जिसको इजारेदार बोलते थे। एंड इजारेदार वाज फ्री टू एक्सट्रैक्ट वॉट एवर ही कुड ना फ्रॉम द पीजेंट। इसकी वजह से और ऑपरेशंस बढ़ा था पीजेंट का। ही ग्रांटेड दी राइट ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी टू मराठास। चौथ क्या होता था, 1/4 ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट होता था, और सरदेशमुखी अलग से 10% एडिशनल लेवी फॉर बीइंग दी ओवरलॉर्ड ऑफ डेक्कन एरिया। इन रिटर्न जो मराठा ने प्रॉमिस किया था टू मेंटेन दी कॉन्टीजेंट ऑफ अराउंड 15,000 मराठा सोल्जर्स टू दी सर्विस ऑफ मुगल एम्पर, अगर कोई वॉर वगैरह कुछ हुआ तो। फिर इसके बाद जहेंद्र शाह के बाद आता है फर्रुखशियार, 1713 से 1739 तक इनका टाइमलाइन है। एंड ही केम टू पावर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स बाय डिफीटिंग हिज अंकल जो है जहेंद्र शाह। और एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो एल्डर ब्रदर थे अब्दुल्ला खान वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ वजीर, एंड जो हसन अली थे वॉज गिवन टू द पोस्ट ऑफ मीर बख्श। जो सैयद ब्रदर्स थे अब्दुल्ला खान और हसन अली, तो उनको जो है वजीर और मीर बख्शी बना दिया गया था इस समय। फर्रुखशियार वॉज इनकेपेबल एंड इन्फ्लुएंस इन दी बाई फ्लैटरर्स, और इनको कभी कुछ काम ज़्यादा नहीं था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, जो सैयद ब्रदर्स थे इन्होंने पावर कंट्रोल कर लिया था। एंड दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, और जो हिंदू चीफ्स और नोबल्स को भी गवर्नेंस में अपना शामिल करने लगे थे। एंड दे ऑल्सो अबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स। एंड लेकिन ड्यूरिंग देयर टेन्योर जो सिख लीडर थे बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने अपॉइंट किया था एज ए लीडर, वॉज टेकन टू द प्रिजनर एट गुरदासपुर एंड एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली इन जून 1716। फिर 1717 में एक आता है रॉयल फरमान। तो फर्रुखशियार वॉज सफरिंग फ्रॉम एक सीक्रेट डिजीज़, एंड उस समय जो फिजिशियन वो आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिश फिजिशियन थे विलियम हैमिल्टन, उन्होंने उसको ठीक किया। एंड एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ही गेव अ रॉयल फरमान फॉर द कंपनी। क्या क्या किया गया था इसमें, तो कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी आउट ट्रेड फ्री ऑफ द कस्टम ड्यूटी इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। 3 जगह कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दिए। दे वर परमिटेड टू मिंट देयर ओन कॉइन, एंड फर्दर फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता जो है ये अलाउ कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसको बंगाल गवर्नर ने, जो लोकल बंगाल के थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया था, लेकिन फरमान में इसको बोल दिया था। जो कंपनी सर्वेंट्स वर ऑल्सो परमिटेड टू कैरी आउट प्राइवेट ट्रेड, बट दे नीडेड टू पे सम टैक्सेस टू दी इंडियन मर्चेंट, सेम टैक्सेस एज द इंडियन मर्चेंट। लेकिन ये जो है प्रोविजन तो हेविली मिसयूज़ हुआ था भाई कंपनी सर्वेंट्स के द्वारा, एंड वो लोग अपना प्राइवेट करेक्शन वगैरह करने लगे थे। अब क्या हुआ कि बाद में जब फर्रुखशियार वॉज कंस्पायरिंग टू गेट रिड ऑफ सैयद ब्रदर्स, एंड जो सैयद ब्रदर्स थे ये उल्टा ही जो है मोर क्लेवर प्रूव हुए। एंड विद द हेल्प ऑफ एक पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, दे डिथ्रोन्ड फर्रुखशियार, ब्लाइंडेड हिम एंड ब्रूटली किल्ड हिम ऑल्सो। फिर आता है मोहम्मद शाह का रिजिम। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। तो पावरफुल ग्रुप ऑफ नोबल्स जो था ये हेडेड बाई निजामुल मुल्क असफ जहाँ ना, ऑल्सो नोन एज चिलकलिज खान ना। ये जो है ये सैयद ब्रदर्स की बढ़ती पावर से थोड़ा सा चिंतित थे। एंड मोहम्मद शाह एट द टाइम ऑल्सो वांटेड टू गेट रिड ऑफ सैयद ब्रदर्स, एंड ऐसा दोनों ने मिलकर प्लान किया, एंड दे वाज सक्सीडेड इन किलिंग देम इन 1720 विद द हेल्प ऑफ दिस असफ जहाँ। एंड ये एक चांस था टू सेव द मुगल एम्पायर, लेकिन जो मोहम्मद शाह था ये ना, ही वॉज नॉट द मैन ऑफ मूवमेंट,
और इसको रंगीला भी बोलते थे ना, बिकॉज मोहम्मद शाह रंगीला, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ ना वाइन एंड वुमेन। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर रिवर्सिबल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था एंड द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन। पावरफुल नोगल्स थे, दे स्टार्टेड टू कार्व आउट ना सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बाय देमसेल्व्स, लाइक बंगाल 1717 में ना मुर्शिद कुली खान स्टार्ट कर दिए, अवध 1722 में शुजत खान ने स्टार्ट किया, हैदराबाद 1724 में चिनकलिज खान जो सब जहाँ थे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बाद में 1739 में नादिर शाह ऑफ पर्शिया था, इसने मुगल इंडिया को इन्वेट किया, मुगल्स को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ करनाल एंड ही कैप्चर्ड द एरिया लाइंग वेस्ट टू द रिवर इंडस इंक्लूडिंग काबुल एरिया एंड ही ऑल्सो ऑर्डर्ड अ टेरिबल मैसेकर इन द इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली टू avenge the killing of handful of his soldiers only, and he also looted the famous peacock throne of Shahjahan and precious Kohinoor diamond, वो भी लेके चला गया था। और after his invasion he was able to exempt his own kingdom from the bankruptcy and heavy taxation, तो इंडिया को लूट के अपना किंगडम बचा लिया था नादिर शाह। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ नादिर शाह हिज सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली जो है इसने प्लंडर किया मुगल एम्पायर को 7 टाइम्स बिटवीन 1748 से 1767 तक। 1748 से 54 तक मुगल रूलर अहमद शाह थे। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार जो है इन्वेट किया और जो मुगल एम्पायर ने दोनों बार जो है अपना मुल्तान और पंजाब को सरेंडर कर दिया था अब्दाली को। फिर आलमगिरी टू का 1754 से 1759 तक का टाइम आलमगिरी का है। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर मराठास इन्वेडेड दिल्ली एंड ड्रोव आउट रोहिल्लास एंड अफगान फ्रॉम दिल्ली एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड पंजाब और लाहौर, उसको दोबारा ऑक्यूपाई कर लिया था। और शाहजहाँ 3 1759 से 1760 कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है। फिर आता है शाह आलम टू 1760 से 1806 तक एंड ही केम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ मराठा सदाशिव राव भाऊ एंड ही वॉज दी मैन ऑफ सम एबिलिटी एंड करेज। लेकिन उस समय तक जो है मुगल एम्पायर जो बियॉन्ड रिडक्शन हो गया था एंड जो इसका ड्यूरेशन था इसने विटनेस किया 2 सक्सेसिव बैटल, एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और एक बैटल ऑफ बक्सर। और जब अब्दाली वॉज लिविंग दिल्ली ही एग्जाइल्ड मुगल एम्पायर शाह आलम टू दी फ्रॉम द दिल्ली, और उस समय शाह आलम जो है इलाहाबाद में रहते थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हिज वजीर्स एंड ना कि वो ना कर लें, गद्दारी ना करें। मीनवाइल पावर इन दिल्ली वॉज एक्सरसाइज बाई रोहिल्लास जो जबीता खान और नजीबुल्लाह, ये रोहिल्लास थे, तो ये लोग अपना दिल्ली कैप्चर किए हुए थे। 1717 में मराठा सरदार थे महाजी सिंधिया, उन्होंने रोहिल्लास को रिपेल किया दिल्ली से और शाह आलम को दोबारा दिल्ली के थ्रोन पे इस्टेब्लिश किया। 1788 में बाद में शाह आलम वॉज ब्लाइंडेड बाई रोहिल्ला लीडर जबीता खान और लेकिन बाद में बट सून महाजी सिंधिया हंटेड डाउन दी रोहिल्ला रूलर एंड रीइंस्टेटेड द पोजीशन ऑफ शाह आलम ना, तो बाद में वो ब्लाइंड ही सही लेकिन रूल किया 1806 तक। अकबर टू का अपना समय आता 1806 से 1837 एंड इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं। एक तो ये था कि उन्होंने जो राम मोहन राय थे सोशल रिफॉर्मर थे, उनको राजा का टाइटल अकबर टू ने दिया था। 1835 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके रेजिम के समय स्टॉप मिंटिंग कॉइन इन द नेम ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर का जो नॉमिनल रूल था उसको भी बिना मानने से इनकार कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड मोर ओवर दे ऑल्सो चेंज द ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश ना, तो यहाँ से ना पूरा हो गया था कि अब मुगल्स नहीं है इंडिया में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है अगला रूलर। फिर लास्ट में बहादुर शाह जफ़र टू 1837 से, बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफ़र ना इनको बोलते हैं, जफ़र इनका पेन नेम था, 1837 से 1857 तक। तो ये पोट्री वगैरह लिखते थे, पोएम्स लिखते थे जफ़र पेन नाम से और पेन नेम से। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर मार्टिरी वर्ल्ड ऑफ 1857 हैपेंड एंड in legal terms मुगल रूल केम टू द एंड इन 1 नवंबर 1858 ना, जब 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया था तो डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया आया, उसके समय मुगल पर यहाँ से ख़त्म हो गया 1 नवंबर 1858 से। मुगल जो सिस्टम थे उस समय जागीरदार और ज़मींदार 2 सिस्टम ऐसे चलता था। जागीर मीन्स पीस ऑफ लैंड, ज़मीन मीन्स ना दोनों को ही पीस ऑफ लैंड, दोनों में अंतर क्या है। तो जो जागीरदार थे तो it is the granted land by the Mughal emperors to generate revenue and meet their own expenses, और in turn जागीरदार जो थे they will provide military services to the Mughal emperor, और land grants जो है was the temporary ना and was not hereditary ना मुगल के समय से। जमींदार जो थे जो हेरिटरी लैंड ओनर्स होते थे ये ज़मींदार,
और रेवेन्यू कलेक्शन और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों उनका काम रहता था। तो भाई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी ना रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल। तो क्या रीज़न थे कि मुगल जो है डिक्लाइन किए? तो बहुत से रीज़न है। तो एक तो पॉलिटिकल कॉजेज हैं ऑफ डिक्लाइन। तो औरंगजेब की जो एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री कैंपेन थे अगेंस्ट स्पेशली बीजापुर, गोलकोंडा और जो ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मराठा, इसमें बहुत जो है मुगल के रिसोर्सेज खर्च हुए, उसकी वजह से मुगल वीक हुए। आफ्टर डेथ ऑफ जो औरंगजेब थी देयर वाज नो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन बिकॉज बिफोर 1707 से 1720 तक ना लगभग 13 साल में 6 रूलर्स जो हैं अपॉइंट हुए थे मुगल थ्रोन पे। बिटर फ्रैक्शनलिज्म आ गया था मुगल कोर्ट में, प्रेसिडेंट बाई जो 4 टाइप के नोबल्स ही, रानी, दुरानी, तो रानी हिंदुस्तानी में, और सब लोग अपना इन्फ्लुएंस लगाना चाहते थे। उसके बाद इसकी वजह से ऑटोनोमस स्टेट जो है ये काउड आउट होने लगे थे इन मुगल एम्पायर। फिर इकोनॉमिक रीजंस थे, लाइक जागीरदारी क्राइसिस आ गई थी ना। तो मुगल टेरिटरी जो होती थी वो खलीसा लैंड और जागीरदारी लैंड होती थी ना। जो खलीसा लैंड होता था ही रॉयल लैंड होती थी, जिसमें से जितनी भी मनी होती थी इट गोज डायरेक्टली टू द रॉयल ट्रेजरी। और जो मुगल स्टेट्स थे, मुगल स्टेट हैड डिसाइडेड डिस्क्राइब्ड एज वार स्टेट एज इट्स कोर टेरिटरी। तो जो मुगल्स फर्टिलिटी थी वॉज डिपेंडेंट अपॉन मिलिट्री माइट ऑफ देयर आर्मी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जागीरदारी क्राइसिस बढ़ने लगी, इमरजेंस ऑफ टू मेनी जागीरदार हो गए और केवल फ्यू जागीर थी, जागीरदार बहुत ढेर सारे थे ना। तो उसकी वजह से जो है ट्रिगर दी इंटेंस कंपटीशन विद इन दी नोबिलिटी इटसेल्फ। और जो औरंगजेब का जो एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री कैंपेन था उसमें जो भी पार्ट वो एनेक्स करते थे, मेजॉरिटी ऑफ डेक्कन एरिया, उसको खलीसा लैंड इस्टेब्लिश कर दिया था। तो वो भी डायरेक्ट जो है रॉयल लैंड हो गया। तो उसमें भी जागीरदार का कोई शेयर नहीं रहता था। उसकी वजह से बहुत से कंपटीशन होने लगे थे, और वो कंपटीशन करते थे तो ना इंक्रीज रेवेन्यू वो किया जाता था, एक्सट्रैक्शन का अटेम्प्ट किया जाता था टैक्स रेट बढ़ा के। तो उसकी वजह से पीसल रिवॉल्ट वगैरह होने लगे। तो ये सारी चीज़ें भी थी। ये सोशो रिलीजियस कॉजेस हैं। इट इज़ बिलीव दैट जो डिविसिव रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब थी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ डिक्लाइन ना ऑफ मुगल्स आफ्टर औरंगजेब। क्योंकि इस समय बहुत से हिंदू टेम्पल जो है तोड़े गए थे, लाइक सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, गोविंदे टेम्पल। इसके अलावा री इम्पोजिशन हो गया था जिजिया टैक्स का। और जो मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ हिंदूज थे दे एलिनेटेड ड्यू टू दिस फैक्ट एंड डेवलप्ड ग्रज अगेंस्ट द मुगल्स। फिर कॉजेज रिलेटेड टू मिलिट्री, या लाइक कोई फ्रेश टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स नहीं था मुगल आर्मी को, वो अपना पुराने टेक्निकल से ही चलते थे। तो जो ब्रिटिशर्स आए तो काफ़ी इन्फीरियर रही उनके कंपेरिजन में मुगल्स की आर्मी। इसके अलावा इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स हुए 18th सेंचुरी में। तो जो रीजनल किंगडम्स बने ना, तो उसमें दो टाइप के रहे, एक सक्सेसर स्टेट और एक रिबेलियस स्टेट ना। सक्सेसर स्टेट जो है हैदराबाद, बंगाल, अवध, कर्नाटक ये सब थे। एंड द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट were the erstwhile member of the Mughal nobility and they wanted their own semi independent autonomous state। लेकिन उन्होंने इंटायर अपना जो लिंक है वो कट ऑफ नहीं किया था मुगल्स से। एंड दे रिस्पेक्टेड द नॉमिनल रूल ऑफ मुगल ना। कैसे नॉमिनल रूल मुगल रिस्पेक्ट करते थे? तो एक तो फ्राइडे पेयर उनके नाम पे सुनाई, जो मुगल एम्पर था उनके नाम पे होती थी। कॉइन्स जो थे वो मिंट किए थे मुगल मोनार्क के नाम पे, और एनुअल ट्रिब्यूट्स पे किया जाता था मुगल कोर्ट में। इसके अलावा जो रिबेलियस स्टेट थे ना, मराठा, मैसूर, पंजाब, ये सब रिबेलियस स्टेट थे। तो they asserted na complete autonomy and their leaders were not part of Mughal nobility and they did not accept even the nominal rule of Mughals। तो ये हो गया। तो सबसे एक एक करके सक्सेस स्टेट देखते हैं। सबसे पहले हैदराबाद ना। हैदराबाद में जो अपना कर्नाटक एरिया है वहाँ पे एंग्लो जो है पहले हैदराबाद, फिर कर्नाटक एरिया, फिर अपना हम लोग बंगाल और अवध का पार्ट देखेंगे जो सक्सेस स्टेट्स हैं। सबसे पहले हैदराबाद। तो हैदराबाद में अपना चिनकिलिज खान जो थे वॉज पार्ट ऑल्सो नोन एज निजामुल मुल्क असफ जहाँ ना। ये टर्किक ग्रुप के नोबल थे और बिटवीन 1713 से 1722 तक ही वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन एंड ही सपोर्टेड मोहम्मद शाह। अभी देखें हम लोग किलिंग सगीर ब्रदर्स। एंड इन रिटर्न ये मोहम्मद शाह ने उनको वजीर बना दिया था। एंड एज अ वजीर ही ट्राइड टू रिफॉर्म द करप्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ना। लेकिन उसकी वजह से रिफॉर्म करने के चक्कर में ही अर्न मेनी एनिमीज फॉर हिमसेल्फ इन द मुगल कोर्ट एंड डिसगस्टेड बाय दिस suspicious nature of even the Mughal emperor, he decided to pursue his own ambitions। और इसके लिए 1624 में he killed the governor of Deccan
जो थे अपना मुबारिज खान, एक बैटल ऑफ खेड़ा हुआ था, वहाँ पे इसको हराया मुबारिज खान को, एंड एस्टेब्लिश दी असफ जाही डायनेस्टी इन दी हैदराबाद। और जो इनके सक्सेसर्स थे ही वॉज नोन एज निज़ाम्स ना, तो निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ नाम था, तो निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद उनको बोला जाता था। एंड ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द मुगल गवर्नमेंट, बट इन प्रैक्टिस ही एक्टेड लाइक अ इंडिपेंडेंट रूलर। तो ये हैदराबाद कार्ड आउट हो गया। फिर जो अपना कार्नेटिक एरिया, जो फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ कार्नेटिक थे ये सदतुल्ला खान थे ना, सदतुल्ला खान। एंड जो कार्नेटिक है ये कोरोमंडल कोस्ट और इसका जो इनर लैंड है उस वाले पोर्शन को कार्नेटिक रीजन बोलते हैं। एंड इट वाज वन ऑफ द मुगल प्रोविंस विच बिकेम सेमी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस ड्यूरिंग द रूल ऑफ सदतुल्ला खान। तो जो नवाब सदतुल्ला खान थे बिफोर हिज डेथ ही अपॉइंटेड हिज नेफ्यू दोस्त अली एज हिज सक्सेसर। लेकिन 1740 में मराठा थे, उन्होंने इन्वेट किया था कार्नेटिक एरिया को एंड किल्ड दी नवाब ऑफ दोस्त अली एंड टुक हिज सन इन लॉ चंदा साहिब एज अ प्रिजनर टू सतारा। मीनवाइल एक नवारुद्दीन थे, ही बिकेम द नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड डिटोरिएशन होने लगा था इस समय पॉलिटिकल अफेयर्स में ऑफ कार्नेटिक। इसमें जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली टू डायरेक्टली इंटरवीन इन द कार्नेटिक पॉलिटिक्स। यहाँ से वो लोग इंटरवीन करने लगे इंटरनल अफेयर्स में। फ्रेंच गवर्नर जो डुप्लिक्स थे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द नेटिव स्टेट। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया एंड मास्टर किया, उससे पॉलिटिकल माइलेज ऑप्टिंग किया खूब। एंड नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स तक इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है दे रिमेंड they remained engaged with each other in the battles popularly known as Carnatic Wars। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कार्नेटिक वॉर्स। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है 1742 से 1748 तक। तो इसमें जो ओवरऑल इंटरनेशनल कॉस्ट था इसका, तो वॉर ऑफ ऑशियन सक्सेशन स्टार्ट हुआ था 1740 में आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स सिक्स ना। ब्रिटेन जो था ये सपोर्ट कर रहा था उनकी डॉटर को मारिया थेरेसा को, एंड फ्रांस सपोर्ट कर रहा था चार्ल्स अल्बर्ट को ना ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर में। एंड दिस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट फॉर द राइवलरी बिटवीन टू यूरोपियंस दैट इज फ्रेंच एंड ना ब्रिटिश, जो उस समय की मेन यूरोपियन पावर्स थी। जो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स था ही डिसाइडेड टू अटैक द इंग्लिश पोजीशन इन द मद्रास एंड इन दिस सिचुएशन ब्रिटिश जो थे उन्होंने जो नवाब ऑफ कार्नेटिक अनवरुद्दीन था उनका हेल्प मांगा। एंड अनवरुद्दीन ने अपना फोर्सेस सेंड किया अगेंस्ट द फ्रेंच, बट ही सफर्ड ना क्रशिंग डिफीट। और एट द एंड ऑफ ओशियन वॉर सक्सेशन फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर था ये अपने आप ना एंड हुआ। और जो ट्रिटी ऑफ एक्सला चैपले ये इंटरनेशनली हुआ था, तो वहीं पर ट्रिटी साइन हुई थी। तो एज पर दिस ट्रिटी जो है जो इंग्लिश पोजीशन इन द इंडिया थी दैट इज मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू ब्रिटिशर्स वाइल द फ्रेंच गॉट बैक देयर नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी इन कनाडा। तो आपस में एक्सचेंज किए थे, इंडिया में कोई स्टेटस को मेंटेन रहा। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 1754 में नेक्स्ट साल से ही शुरू हो गया था। ये लोकल कॉज की वजह से हुआ था। 1748 में निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे असफ जहाँ, वो उनका डेथ हो गया। आफ्टर विच देयर वाज वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन मुजफ्फर जंग एंड जो है नासिर जंग। तो 1749 में द बैटल ऑफ अंबोर हुआ, उसमें फ्रेंच ने जो कार्नेटिक नवाब अनवरुद्दीन को उनको मार दिया था, क्योंकि अनवरुद्दीन ने उनका हेल्प किया था उसके पहले। एंड इन कार्नेटिक ऑल्सो उनके डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया बिटवीन चंदा साहिब एंड मोहम्मद अली ना। चंदा साहिब जिनको मराठा लेके चले गए थे वहाँ पे अपने बिजनेस में सतारा में, वो जब रिलीज हुए चंदा साहिब और मोहम्मद अली, इनके बीच में भी वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था। और विद द सपोर्ट ऑफ फ्रेंच जो है फ्रेंच ने सपोर्ट किया किसी उसको मुजफ्फर जंग को अपना हैदराबाद में और चंदा साहिब को कार्नेटिक एरिया में, इन दोनों को हेल्प किया। एंड दिस लेड टू दी सेकेंड बैटल ऑफ जो है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। और मीनवाइल दी एक न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट थे जनरल सैंडर्स ना, ये उन्होंने ही फेल्ट दी नीड ऑफ एक्टिविटी इन दी बाय द ब्रिटिशर्स ऑल्सो। एंड एट दिस टाइम एक यंग क्लर्क थे रॉबर्ट क्लाइव ना, उन्होंने वॉलंटियर किया खुद को टू फाइट एंड सजेस्ट टू क्रिएट अ डाइवर्जन बाई जो है अटैकिंग ऑन आरकोट, जो कि कैपिटल थी उस समय कार्नेटिक एरिया की, आरकोट कैपिटल थी। यहाँ पे एक इवेंट होता है सीज ऑफ आरकोट, इसमें जो यंग रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने कैप्टन किया।
एंड ब्रिटिश टुकड़ी को, and it attempted to seize Arcot with near about 200 Britishers and 300 Indian soldiers. But in terms of event, he himself was besieged by the French and forces of the Chanda Sahib, क्योंकि चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, तो ये लोग साथ में लड़ रहे थे. एंड हाउएवर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी एंड फॉट टिल 53rd डे, जब तक जो स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश रेजिमेंट पीछे से सपोर्ट के लिए नहीं आ गया. और जब ये आया 53rd डे को, तो चंदा साहब वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड एंड फ्रेंच वर डिफीटेड इन दिस वॉर. तो उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी साइन हुई थी 1754 में. एंड एज पर द ट्रीटी जो फ्रेंच वर फोर्स टू कॉल डुप्लेक्स, जो उनका मेन गवर्नर था, फ्रेंच डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया इंडिया से. एंड दे वर अलाउड टू however they were allowed their influence in the Hyderabad and retain their territories. फिर थर्ड कर्नाटिक वार हुआ 1758 से 1763 तक. तो इसमें क्या हुआ था, 7 ईयर वॉर जो है फ्रेंच और जो है ब्रिटिशर्स के बीच में स्टार्ट हो गया था. एंड ये 7 ईयर वॉर इंटरनेशनली हर जगह लड़ा जा रहा था जहाँ पर इनकी कॉलोनीज थी, जो इम्पीरियलिस्टिक हेजिमोनी को इस्टेब्लिश करने के लिए. और इसकी वजह से इंडिया में भी आउटब्रेक हुआ थर्ड कर्नाटिक वॉर का. एंड इन दिस वॉर फ्रेंच वर थॉरली डिफीटेड ना एट ऑल द फ्रंट्स. और इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश लड़ा गया था 1760 में. एंड इट वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ऑफिसर सर आइडेकोट और एक फ्रेंच गवर्नर थे काउंट डा लिली. और फ्रेंच वॉज थॉरली डिफीटेड एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड देयर पॉन्डिचेरी इन माहे. एंड दिस पुट टू द एंड ऑफ द फ्रेंच एम्बिशन इन द इंडिया टू क्रिएट अ कॉलोनियल एम्पायर. लास्ट में फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, क्योंकि 7 ईयर वॉर था इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनल ट्रीटी भी हुई थी 1763 में. एंड एज पर देयर ट्रीटी जो फ्रेंच एरिया प्रायर टू 1749 थे वो उनको रिस्टोर कर दिए गए, बाद वाले जो है नहीं किए गए. एंड दे वर अलाउड टू कंटिन्यू देयर ट्रेड एक्टिविटीज बट अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट. इसके बदले में फ्रेंच वर एग्रीड दैट दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ नेटिव स्टेट्स इन इंडिया. फ्रेंच क्यों थॉरली डिफीट हुए कर्नाटिक वॉर्स में, तो फाइनली तो फ्रेंच जो थी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी ना, और जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था ना, तो इसकी वजह से डिले होता था डिसीजन मेकिंग में. इसके अलावा डिस्पोटिक एंड इन्फीरियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था फ्रांस में भी ना एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश. तो जहाँ से ऑर्डर ले रहे थे वहाँ पर भी इन्फीरियर गवर्नमेंट थी. इसके अलावा आफ्टर द रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स, जो सेकंड कर्नाटिक वॉर में डुप्लेक्स को बुला लिया गया, तो उसके बाद जो काउंट डा लेली जो दूसरा गवर्नर आया था वॉज वेरी एरोगेंट एंड वॉज रूड ना टू हिज फ्रेंच ऑफिसर्स ओनली. उसकी वजह से ना इसको कोई लाइक नहीं करता था. इसके अलावा ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश कंपनी थी ये एक प्राइवेट एंटिटी थी, और जो डिसीजन मेकिंग इसकी वजह से फास्ट होता था ना. ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो इंथुसियास्टिक थे, एनर्जेटिक थे ना, और कोहेसिव यूनिट बनाते थे. इसके अलावा जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसको जीतने के बाद जो बंगाल में प्लासी प्लंडर हुआ था उसकी वजह से भी काफ़ी इनको रिच फाइनेंसेस मिले थे, जिससे अपना ये कर्नाटिक वॉर ना ये फंड किए लोग. तो ये हो गया अपना हैदराबाद, दूसरा फिर कर्नाटिक, थर्ड इज बंगाल. बंगाल देख लेते हैं. तो टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया था मुर्शीद कुली खान ने 1717 से 1727, और सरफराज और जो है सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक रहे. फिर अली वर्दी खान 1739 से 1756. वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ 1756 में आफ्टर अली वर्दी खान. सिराजुद्दौला फिर बने रूलर 1756 से 1757 तक. बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में. मीर जफर बने 1757-60, और मीर कासिम बने 1760 से 1763. बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 1765 में. ये टाइमलाइन हो गया, एक करके देखते हैं. मुर्शीद कुली खान, और मुर्शीद कुली खान जो थे दी province of Bengal gradually became independent of Mughal control after the Murshid Quli Khan became the governor. जो साइलेंट एस्पेक्ट था बंगाल का, तो उसमें बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल्स, और जो है हमेशा रेवेन्यू सरप्लस रहता था ड्यू टू वेरी इफेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इनिशिएटेड बाई जो है मुर्शीद कुली खान. और मुर्शीद कुली खान ने क्या किया था, तो ही इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यू पावरफुल जमींदार्स ना एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉल जमींदार्स. एंड बाय दिस टाइम जब उसकी डेथ हुई थी 1727 तक 15 लार्ज जमींदार थे. दे वर अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफ ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द बंगाल. इसके अलावा जो इस समय इम्पोर्टेंस ऑफ जो है रिच मर्चेंट बैंकर्स ना ये स्टार्ट हुआ था. तो because of these powerful जमींदार्स ना there was constant pressures on the जमींदार्स to pay the revenue on time. उसकी वजह से to meet the demand ये
बैंकर्स जो है ये एग्जिस्टेंस में है, एंड दे प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एट द एवरी स्टेज ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एंजॉयड द अनप्रेसिडेंटेड पेट्रोनेज ऑफ द बंगाल नवाब। और जो ये बंगाल पावर उनकी नवाब की पावर के लिए सपोर्टिंग पिलर के काम करते थे, इनको जगत सेठ बोला जाता था ना। तो एक ये मारवाड़ी जैन ट्रेडर्स थे, एक हीनानंद साहू करके, उनके बेटे थे मानिक चंद हु सपोर्टेड मुर्शिद कुली खान इन एस्टेब्लिशिंग दी बंगाल। और बदले में मुर्शिद कुली खान गेव माइनिंग राइट्स टू दी मानिक चंद। फिर इनके सन थे फतेह चंद, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम ना, पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे उस समय के फतेह चंद। एंड जो जगत सेठ जो फैमिली होती थी ये एक हुंडी साइन करती थी, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था दिया जाता था नवाब को, एंड दिस हुंडी वॉज नेवर बिलो द 1 लाख। और एक दर्शानी हुंडी होती थी ना 1 करोड़ की, जो 1 करोड़ रुपए का जो है दिया जाता था उस समय का 1 करोड़ रुपए नवाब को। इसके अलावा बंगाल ऑलवेज हैड अ लुक्रेटिव ट्रेड एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी and moreover increased in the agricultural productivity during the Murshid regimes, provided further impetus to the trading activities ना, और उसके वजह से बंगाल फर्दर रिच हुआ। इसके अलावा जो है ड्यूरिंग दी पॉलिटिकल टर्मोइल एट मिड 18th सेंचुरी जो इन्वेजन ऑफ नादिर शाह और अब्दाली ये सब हुआ, तो लैंड रूट जो है डिक्लाइन कर गया था, उसकी वजह से ओशन ट्रेड जो है फर्दर थ्राइव किया और बंगाल फर्दर रिच हुआ। इसके अलावा बंगाल ऑलवेज इंजॉयड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड विद सरप्लस बुलियन ना, तो जो गोल्ड में उसमें ट्रेडिंग होती थी हमेशा सरप्लस रहता था जो यूरोपियन कंपनी से ट्रेड होता था। एंड दिस ट्रेड वॉज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू इंडियन प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट बैंकर्स ना, ब्रिटिश ट्रेडर्स, इंडियन रूलर्स सबके लिए बेनिफिशियल था। एंड मोर ओवर द इंडियन रूलर्स अर्न फ्रॉम चार्जिंग टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और ऑफ द यूरोपियंस, और फर्दर फॉर गेटिंग परमिशन टू ट्रेड दे नीडेड टू मेक पेशकश और नजराना, ये नेटिव रूलर्स को यूरोपियंस देते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई अपना मुर्शिद कुली खान के रजीम में। फिर आते हैं अपना अलीवर्दी खान 1739 से 1756 तक। तो 1739 में ही बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ, बट वेरी सुन मराठास इन्वेडेड बंगाल in 1751 there was agreement between Alivardi Khan and Marathas, जिसमें Alivardi was agreed to pay 12 lakh as a chauth to Bengal, chauth of Bengal to the Marathas, and he also handed over Odisha to Marathas, उनको दे दिया। फिर सिराजुद्दौला आए 1756-1757 तक। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ बिटवीन हिज ग्रैंड सन सिराजुद्दौला एंड हर डॉटर घसीटी बेगम, एंड इसकी वजह से कोर्ट में भी फ्रैक्शनलिज्म हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली सिराजुद्दौला जो है नेक्स्ट रूलर बने। एंड आफ्टर कमिंग टू दी पावर जो सिराज हैड टू टेक अ पॉलिसी डिसीजन एज पर दी कन्वीनियंस ऑफ जगत सेठ ना। जो जगत सेठ थे ये चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दिया जाए, लेकिन यंग सिराजुद्दौला डिड नॉट वांटेड टू सबमिट ना द डिक्टेट्स ऑफ जगत सेठ, और वो ट्रेडिंग मोनोपोली नहीं दिया ब्रिटिशर्स को। एंड however Siraj did not favor French and made it explicit that nobody would be given trade monopoly right ना, तो फ्रेंच को भी सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिशर्स को नहीं दिया था। इसकी वजह से ब्रिटिश और जगत सेठ थोड़ा अप्रीहेंशन हो गए थे अगेंस्ट दी सिराजुद्दौला, एंड ब्रिटिशर्स ट्राइड टू प्रोवोक सिराजुद्दौला इन मेनी वेज, like British supported the claim of Ghazeti Begum, they gave refuge to fugitive Krishna Dev, and they mounted guns at the wall of Fort William। उसकी वजह से जो है जो सिराजुद्दौला को लगा कि उसकी जो अथॉरिटी है इट इज़ बीइंग वायलेटेड एंड ही वांटेड टू टीच अ लेसन टू द ब्रिटिशर्स। तो इसी बैकग्राउंड में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ। तो जून 1756 में सिराजुद्दौला ने अपना सेंड किया हिज फोर्सेस टू द फोर्ट विलियम ना, जो कलकत्ता में था, और उनकी जो आर्मी मैन थे उन्होंने 146 ब्रिटिशर्स को इनसाइड अ स्मॉल रूम कैद कर दिया था। एंड जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसका दरवाज़ा खुला गया तो ओनली 36 पीपल वो सर्वाइव ना, तो 110 लोग जो है अराउंड मर गए थे बाई सफोकेशन ओनली। तो इसके ये सुन के जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जिन्होंने भी सीज ऑफ आर्कोट उस समय तक कर लिया था, तो ही अराइव्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी फ्रॉम द मद्रास, and at this time many important people of the Sirajuddola's court including Jagat Seth took the side of Britishers। जो एक ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ फरवरी 1757 में, उसमें जो नवाब ने एक्सेप्ट किया था पीस विथ ब्रिटिशर्स, एंड
by restoring their privileges, and he also paid compensation amount for the black hole tragedy. बट जो रॉबर्ट क्लाइव था एक ना एस्पिरेशनल और ग्रीडी पर्सन था, उसके लिए इनफ नहीं था। एंड उसने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला के जो कोर्ट के लोग थे उनको ब्राइब देना स्टार्ट किया और एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करने लगे। इसी बैकग्राउंड में फिर हुआ बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच फोर्सेस एंड नवाब ऑफ बंगाल। एंड ये जो है ये एक टाइप ऑफ स्क्रिमिश से स्टार्ट हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला के जो मिलिट्री कमांडर था मीर जफ़र, वो एक कूप ट्राई करने का कोशिश किया, जिसमें सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड लेटर वाज एग्जीक्यूटेड विद द सपोर्ट ऑफ जगत सेठ, और मीर जफ़र जो है ये पावर पे आया। बैटल ऑफ प्लासी का कंसिक्वेंस क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला जो है डिफीट हो गया, और उसकी वजह से इट पेव द वे फॉर द ब्रिटिश रूल इन बंगाल एंड दी ऑल ओवर द इंडिया। वॉर बूटेड दी ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द सिंगल स्ट्रोक ना, और मेजर कंटेंडर फॉर इंडियन एम्पायर की तरह राइज हुए। जो रेवेन्यू हुआ बंगाल में ना, इट वॉज सफिशिएंट टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। इसके अलावा प्लासी प्लेंडर हुआ। प्लासी प्लेंडर में 2,57,000 पाउंड जो है इमीडिएट वॉर जो है इंटरमिटी वॉज पेड टू द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा 1757 से 1760 तक मीर जफ़र ने 22.5 मिलियन जो है रुपी ब्राइब दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स को। और प्लासी प्लेंडर के पहले जो है बुलियन ब्रिटिशर्स को लाना पड़ता था इंडियन और चाइनीज़ गुड खरीदने के लिए, लेकिन प्लेंडर के बाद जो है जो इनकम फ्रॉम बंगाल वॉज सफिशिएंट टू डू दीज एक्टिविटीज़ ना, इंडियन एंड चाइनीज मार्केट से ट्रेड। कंपनी ऑल्सो रिसीव जमींदारी राइट फ्रॉम 24 परगना। फ्रेंच सेटलमेंट जो बंगाल में था चंद्रनगर वॉज सरेंडर टू ब्रिटिश। तो इतनी कॉन्सिक्वेंसेस हुए बैटल ऑफ प्लासी के। फिर जो मीर जफ़र का ड्यूरेशन है 1757-60, तो Jaffa's growing dependence on the company for military support was used by the company to demand more and more privileges from Nawab। एंड जब मीर जफ़र ने डिसाइड किया टू इनलिस्ट द हेल्प ऑफ डच ना, ये इसका अटेम्प्ट जो है ये नेगलेक्ट कर दिया गया। एंड ब्रिटिश डिफीटेड डच इन द बैटल ऑफ बेदारा ना, 1759 में बैटल ऑफ बेदारा हुआ। एंड दे रिमूव मीर जफ़र फ्रॉम पावर ना, कि ये हमारी तरफ नहीं है, इसको हटा दो। बाद में मीर जफ़र के बाद मीर कासिम बने नवाब के बंगाल के नवाब 1760 से 1763। एंड ही ग्रांटेड जमींदारीज राइट ऑफ बर्धमान, चितगांव एंड मिदनापुर। तो जो जमींदारी राइट ऑफ 24 परगना तो मिल ही गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बर्धमान, चितगांव और मिदनापुर का भी जमींदारी राइट मिल गया ब्रिटिशर्स को। एंड ही ऑल्सो पेड ब्रिटिश ऑफिसर 29 लाख रुपीज़। लेकिन बाद में इसका भी रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ ना बिटर होने लगा था। एंड ड्यू टू दिस ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर ना, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाए ब्रिटिशर्स से। एंड ही अबॉलिश ऑल दी इनलैंड ड्यूटीज ना टू ब्रिंग इंडियन मर्चेंट एज द सेम फुटिंग इन दी बाय द ब्रिटिश ट्रेडर्स ना। और इसकी वजह से जो है वॉर हुआ बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिशर्स ना। तो ये हुआ अपना बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये 1764 से ऑनवर्ड से 1763 में क्या हुआ था कि ग्रैंड अलायंस बना मुगल एम्परर ऑफ शाह आलम टू शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड मीर कासिम ऑफ बंगाल। एंड 22 अक्टूबर 1764 तक ये स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ बक्सर। और जो ग्रैंड आर्मी थी इन तीनों की मिला के उसमें 60 से 65 हज़ार सोल्जर्स थे ना, लेकिन ब्रिटिश आर्मी जो है 7,000 सोल्जर्स थे, उनसे ये लोग हार गए। क्यों हारे? एक तो सेडिमेंट्री डिवीज़न था विद इन द ग्रैंड अलायंस, एंड दे वर टेक्नोलॉजिकली इन्फीरियर टू द ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजिकली उनकी वेपन्स वगैरह ज़्यादा एडवांस थे, और ये ब्रिटिशर्स थे ये यूनिफाइड कमांड फॉलो कर रहे थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ 1765 में। इसके बाद तो मुगल एम्परर शाह आलम टू वॉज ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट आफ्टर द डिफीट, एंड द नॉमिनल रूल ऑफ मुगल जो है ये कंटिन्यू हुआ। एंड ही वॉज ऑल्सो इंश्योर्ड दी 26 लाख रुपीज़ एज पेंशन एंड अलाउड टू रिटर्न जो है कारा एंड इलाहाबाद ना, ये दे दिया गया शाह आलम टू को, उनको नॉमिनल रूरल बनाया गया। एंड इन रिटर्न जो ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो ग्रांटेड दी दीवानी राइट, दैट इज राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ना, पूरा ये जो है इनको मिल गया दीवानी राइट्स। जो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला पेड 5 मिलियन रुपीज़ टू द कंपनी, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट पोस्ट कर दिया गया उनकी कोर्ट में ना, और उनको ड्यूटी फ्री राइट दिया गया अवध में भी।
इस दौरान जो है खासीज वर द फर्स्ट माउंटेन ट्राइब टू कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिशर्स ना आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ दिवानी लैंड इन 1765 एंड बिकॉज जो है बंगाल केम अंडर द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो बंगाल के नवाब भी देते थे और दीवानी राइट्स ये कंपनी ले रही थी। तो ये हो गया हम लोगों का जो है बैटल ऑफ बक्सर और बंगाल का चैप्टर। नेक्स्ट इज मैसूर। तो इट वॉज ये ओरिजिनली जो मैसूर था ये अंदर रॉयल्टी ऑफ विजयनगर किंगडम आता था इन 16th सेंचुरी। एंड जब विजयनगर एम्पायर जो है फॉल हुआ तो इट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम इट नॉर्मली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, लेकिन 18th सेंचुरी में बाद में वोडेयार डायनेस्टी ऑफ जो मैसूर थी स्टैब्लिश देयर रूल अंडर दी चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार। और इनके दो मिनिस्टर थे नंजराज और देवराज। दे सीज्ड पावर एंड रिड्यूस्ड किंग टू द पपेट स्टेटस ओनली। इस समय एक हैदर अली थे, ये सोल्जर थे, एक पीटी ऑफिसर थे मैसूर आर्मी के। एंड ही वॉज इलेक्टेड बट अ मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी एंड इंटेलेक्ट एंड ही ग्रेजुअली रोज टू द पावर ऑफ कमांडर। 1761 में ही ओवरथ्रोन दी नंजराज फ्रॉम पावर एंड एस्टेब्लिश अथॉरिटी ओवर द मैसूर। साइलेंट फीचर्स क्या था मैसूर का? तो हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप अ मॉडर्न आर्सेनल एट जो है दिंदीगुल एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग हिज आर्मी। ही अरेंज्ड हिज आर्मी थ्रू सिस्टम ऑफ रिसाला विद द क्लियर चेन ऑफ कमांड गोइंग अप टू द रूलर्स ना, तो रिसाला सिस्टम बनाया था। एंड इट हैड अ फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स, वेपन, हॉर्सेस, एलिफेंट और a commander directly appointed by him. Also हैदर अली subjugated the लोकल जो है वॉरियर्स, चीफ्स एंड हेरिटरी ओवरलॉर्ड्स लाइक देशमुखी एंड पॉलीगार्स, इनको भी सब्जुगेट किया। और सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ये बना। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन अपॉन डिटेल्ड सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। जो टैक्स होते थे दे वर डायरेक्टली इम्पोज टू द पीजेंट और कलेक्ट किए जाते थे टू सैलरी ऑफिशियल्स इन कैश। इसकी वजह से इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन हुआ मैसूर में। इसके अलावा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया हैदर अली के द्वारा। एग्रीकल्चरल उसमें डोमेन में हैदर अली डिसाइडेड टू एक्सपेंड दी रिसोर्सेज बेस ऑफ एग्रीकल्चर। उसकी वजह से इरिगेशन सिस्टम वगैरह को रिपेयर किया, एक्सपेंड किया एंड ही प्रमोटेड दी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेरिकल्चर ऑल्सो। एंड हैदर अली उसके बाद में टीपू सुल्तान पेड ड्यू एम्फोसिस टू डेवलप ट्रेड रिलेशंस with other countries. For example, they send foreign trade mission to France, Turkey, Iran, Afghanistan, etc. मिलिट्री फिस्कलिज्म में भी कम किए। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ हैदर अली और बाद में जो टीपू सुल्तान का था इसको टर्म किया जाता है एज मिलिट्री फिस्कलिज्म इन विच दी टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय दी स्टेट मिशनरीज इन ऑर्डर टू बिल्ड एंड मेंटेन लार्ज आर्मीज। और जो इंटरमीडिएटरीज थे इनको अबॉलिश कर दिया गया था और इसकी वजह से जो सिस्टम था करप्शन फ्री सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद जो है एंग्लो मराठा राइवलरी स्टार्ट हुआ। तो व्हाट आर दी रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन द एंग्लो मराठा राइवलरी? तो रैपिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा था विद इन फ्यू ईयर ओनली अंडर दी हैदर अली। और बाद में टीपू सुल्तान के अंडर में मैसूर की जो बाउंड्री थी स्ट्रेच फ्रॉम कृष्णा रिवर इन नॉर्थ टू मालाबार कोस्ट इन साउथ वेस्ट एंड विच ब्रॉट इट जो कन्फ्लिक्ट होने लगा था नेबरस से फॉर लाइक नॉर्थ में मराठा से, इधर ना वेस्ट ये जो है ईस्ट साइड हैदराबाद से इनका कन्फ्लिक्ट होने लगा था। इसके अलावा जो उनका मिलिट्री थ्रेट था मद्रास और कर्नाटक एरिया में भी होने लगा था। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चली रही थी। तो मराठा एंड हैदराबाद वर एक्टेड इन कोलिशन विद इंग्लिश ना, हु सस्पेक्टेड मैसूर विद फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच। और मैसूर का कंट्रोल ओवर द मालाबार कोस्ट ये भी एक रीजन था। तो जो रिच ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट था वो सीन एज अ थ्रेट टू द इंग्लिश ट्रेड जो इन पीपर एंड जो है कॉडमॉन। और 1785 में टीपू इम्पोज्ड अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ दीज जो है स्पाइसेस एंड इसकी वजह से 1788 में ही एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड ट्रेड विद इंग्लिश ट्रेडर्स ऑल्सो। इसके अलावा टीपू एम टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज मिलिट्री स्टेट एंड विद द डिज़ायर ऑफ साउथ इंडियन पॉलिटिक्स उसमें वहाँ पे वो एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह इमर्ज हुआ विद बाई इंग्लिश इन देयर पोजिशन एट मद्रास एंड कर्नाटक रीजन। ये सब के कारण की वजह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है
ये ड्यू टू द टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस विद द मराठास, दी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये स्टार्ट हुआ था टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से। इन द बिगिनिंग मराठा निजाम जो है ये दे कोलैबोरेटेड विद इंग्लिश, बट हैदर अली ऑफर्ड पीस विद द मराठा निजाम एंड विच मराठा निजाम एक्सेप्टेड। और आफ्टर दिस हैदर अली अटैक द मद्रास, उसकी वजह से एक ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ। उसमें ट्रीटी प्रोवाइडेड द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। इंग्लिश ने प्रॉमिस किया था हैदर अली को टू हेल्प इन द केस ऑफ इन अटैक बाई एनी अदर पावर। सेकेंड एंग्लो मैसूर हुआ 1780 से 1764 तक। ये क्यों हुआ? फर्स्ट जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद 1781 में इंग्लिश डिड नॉट केम टू द सपोर्ट ऑफ हैदर अली व्हेन मराठास अटैक द मैसूर इन 1771। उसकी वजह से हैदर अली थॉट दैट फ्रेंच वर मोर ट्रू टू देयर वर्ड्स, और ब्रिटिशर्स जो हैं दोगले हैं। फ्रेंच वर नाउ सपोर्टेड विद द हैदर इन द माहे ना ड्यूरिंग अमेरिका सिविल वॉर। इंग्लिश ट्राइड टू कैप्चर माहे, लेकिन हैदर जो है थॉट दैट इट डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी, और यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स इनिशियली गॉट सपोर्ट ऑफ मराठा एंड निजाम। लेकिन बाद में इंग्लिश ने डिटैच कर दिया था मराठा और निजाम को, और डायरेक्ट वॉर हुआ हैदर अली का ब्रिटिशर्स से। और उसकी वजह से 1782 में हैदर अली की डेथ भी हो गई थी बाद में, लेकिन टीपू सुल्तान ने वॉर कंटिन्यू किया 2 साल और एंड में 1784 में ये इंक्लूसिवली खत्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसमें बोथ द साइड्स एग्रीड टू गिव बैक ईच अदर्स टेरिटरी एंड ऑल्सो एक्सचेंज द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। यहाँ से जो है आते हैं टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान वॉज द मैन ऑफ courage and ability. He believed in the continuous technological intervention in the Mysore army. As such, he invented Mysorean rocket, which he used in the battle of Polyur 1782 में. And he was also followed the Jacobians Club of France, and he sought an alliance with the Napoleon also. He planted a tree of liberty at his capital Srirangapatnam, and he also started a new system of calendar in Mysore. ही ऑल्सो एक नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज और न्यू स्केल्स ऑफ वेट एंड मेजर्स ये भी स्टार्ट किया था। ही गिव जो है डोनेशंस टू श्रृंगेरी सादा पीठम। एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सेंड मेनी फॉरेन मिशनरीज टू टर्की, फ्रांस, अफगानिस्तान, ये सब में भेजा था। टीपू सुल्तान के अंडर में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1790 से 1792 तक। एंड व्हेन टीपू सुल्तान डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट दी ट्रावनकोर, जो केरला के रूलर थे ट्रावनकोर, इंग्लिश जो थे दे प्रॉम्प्टली टुक द साइड ऑफ टीपू सुल्तान एडवर्सरीज, ट्रावनकोर के साइड वो किया साइड किया। एंड इसकी वजह से थर्ड जो है ये वॉर स्टार्ट हुआ। ये इस वॉर में इंग्लिश वॉज फुली सपोर्टेड विथ मराठा एंड निजाम्स ना। इसकी वजह से टीपू सुल्तान का करशन डिफीट हुआ। बाद में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में साइन हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान हैड टू गिव हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटरी टू इंग्लिश मराठा एंड निजाम। ही ऑल्सो पेड 3.3 करोड़ रुपीज़ टू ब्रिटिशर्स एज द वॉर डैमेज। फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर हुआ। इसमें एक वेलेस्ली जो थे, ही वॉज द न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंटेड इन 1798 एंड ही वॉज इम्पीरियलिस्टिक बाय द कोर, और ही चार्जशीटेड टीपू बाय फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसकी वजह से ही सेंडिंग फॉरेन मिशनरीज टू टर्की, अफगानिस्तान, फ्रांस एक्सेट्रा। उसकी वजह से ही ऑफर सब्सिडरी अलायंस टू द मैसूर ना, जिसको टीपू ने रिजेक्ट कर दिया था कि सब्सिडरी अलायंस नहीं फॉलो करेंगे। उसकी वजह से 17 अप्रैल 1799 में स्टार्ट हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और कुछ दिन बाद 5-4 मई को ये एंड भी हो गया था विद द फॉल ऑफ सेरिंगपट्टनम। एंड जिसमें से टीपू सुल्तान लेट डाउन हिज लाइफ इन द बैटल फील्ड फाइटिंग ब्रेवली, और मैसूर वॉज once again paraded under the Wadaya dynasty and was brought under the subsidiary alliance of Wellesley। तो यहाँ से मैसूर वार ख़त्म। तो ये हो गया जो है अपना जो ये थे हमारा यहाँ तक का पोर्शन जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक हाफ ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हाफ जो है अदर जो मैसूर के अलावा जो रिबेलियस स्टेट थे वो और बाकी का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ सजेशन और कमेंट करें, और डेली पढ़ते रहें, डेली रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।